इसके बाद महाराज अपनी सेना के साथ शिकार करने निकल पड़े और वहाँ पर आज जितना भी आहार मिला सब रुचिकर था। घोड़ों और हाथियों का खाना मुझे बहुत पसंद है। अरे ये तो कोई आ रहा है। आहा, महाराज कितने सुंदर दिखते हैं। इन्हें देखकर तो इनसे विवाह करने का मन कर रहा है, पर वो मुझे इस रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। मैं अभी सुंदर युवती में बदल जाती हूँ। अब तो महाराज मुझे देखेंगे तो मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हम कुछ समय यहीं विश्राम कर लेते हैं, ठीक है? यही परिसर मनोहर सा लगता है मुझे। देखो उस झील को, यहाँ सब कुछ कितना मन भावना है। कौन है ये सुंदरी? ये कितनी रूपवान है। इतना सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हाँ, अब क्या बताऊँ आपको, ये एक विचित्र कहानी है। मेरा इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। मैं बचपन से अकेली रही हूँ। इस जंगल के सभी प्राणी वो मेरे मित्र हैं। क्या कहा? इतने बड़े और घने जंगल में तुम अकेली रहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं लगता है? नहीं तो मुझे क्यों भय लगेगा? अभी तो बताया कि यहाँ के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। वैसे ये बताइए, आप कौन हैं? मैं वंगा देश का नरेश हूँ। यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ जीवों की हत्या करने आए हैं? आप भले ही किसी देश के महाराज हो, इन जानवरों को मारना पाप है। इन मूक जानवरों ने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? मैं यहाँ केवल जंगली जानवरों का शिकार करने आया हूँ, इसलिए क्योंकि वे हमारे राज्य की गाय बकरियों को मारकर खा रहे हैं और गांव के लोगों पर भी बहुत हमला कर रहे हैं वो। हाँ, तो उसके लिए गांव के चारों ओर बाड़ बनवा दीजिए। अब इसके लिए जानवरों की हत्या करना ये कहाँ का न्याय है बताइए मुझे? शिकार करने से जानवरों को कितना कष्ट होता है पता है? आहा, आपको जानवरों से अनंत प्रेम लगता है, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा। सुनो, तुम केवल अपार सुंदरी ही नहीं हो, अपितु सुसंस्कारी भी हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करने में इच्छुक हूँ। करोगी? आप जैसे महाराज से विवाह करना सौभाग्य की बात है, पर मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ महाराज। मैं तो एक अनाथ हूँ। आज से तुम मेरी हो। मैं तुम्हें इस देश की रानी बनाऊंगा। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। महाराज से विवाह करने के बाद राजमहल में तो कई घोड़े और हाथी होंगे जो मुझे बहुत प्रिय है। आहार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सब मेरे पास होंगे। हर दिन मेरा प्रिय भोजन खाकर खुशहाली से जी सकती हूँ मैं। ठीक है महाराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है, पर पहले आपको मुझे वचन देना होगा। आप कभी भी जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। इन मूक जानवरों के प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं तुमसे और भी प्रभावित हो गया हूँ। अब तो चलो, अब राजधानी चलते हैं हम। इस तरह उर्वशी के रूप में सामने खड़ी राक्षसी से महाराज ने विवाह कर लिया और अपने साथ राजमहल ले गए। कुछ दिनों के बाद की बात है। क्या हो गया उर्वशी? जब से हम आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक से भोजन नहीं कर रही हो। इतना रुचिकर भोजन तुम्हें नहीं भा रहा है क्या उर्वशी? अब ये भोजन मुझे क्यों भाएगा? मैं तो यहाँ आई हूँ हाथियों और घोड़ों को खाने के लिए, ना कि ये तुम मनुष्यों का भोजन करने के लिए। वो दरअसल महाराज, मैंने कभी ज्यादा खाया नहीं ना, इतना ही खा पाती हूँ मैं। वैसे भोजन की बात छोड़िए, आप सुबह से राजपाट संभाल के थक गए होंगे ना, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। सही कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जाकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, जल्दी से सो जाओ। मुझे घोड़े के तबेले में बहुत काम है। कितने दिन हो गए मनपसंद भोजन किए हुए। इन मनुष्यों का खाना मैं अब और नहीं खा पाऊंगी। इस तरह उस रात महाराज के गहरी नींद में सोते ही अपनी राक्षसी रूप में आकर वो धीरे से वहाँ से बाहर चली जाती है। घोड़े के तबेले पहुंचकर उर्वशी, आहा, कितने सारे घोड़े हैं यहाँ। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया। इस तबेले का रखवाला भी यही होगा। अरे, ये तो अकेला ही दिख रहा है, तो अब मुझे रोज आहार की चिंता नहीं होगी। जल्दी से मुझे घोड़े को खाकर वापस जाना पड़ेगा राजा के उठने से पहले। बहुत दिनों बाद अच्छा भोजन किया है। आज मुझे अच्छे से नींद आएगी। इस तरह उस दिन से पूरे एक हफ्ते तक उसने महाराज के सोने के बाद चुपके से जाकर घोड़ों को मारकर खा लिया और इसी तरह दिन बीतते रहे। ये क्या? ये अचानक घोड़े कम क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ होगा? हाँ? अब ये क्या?
ये इतनी सारी हड्डियां कैसे पड़ी हुई है? ये देखने में तो घोड़े की लग रही है। अब कोई इनका संहार कर रहा है। कौन हो सकता है? अब ये सब क्या हो रहा है? मुझे इस विषय में मंत्री जी को बताना ही होगा। इसके बाद घोड़े के रखवाले वीर ने ये बात जाकर तुरंत मंत्री जी को बता दी। तुम्हारे अनुसार वहाँ शेष हड्डियां ही बची है। तुम्हारे हिसाब से कोई राक्षस उन्हें मार कर खा रहा है, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा होना कभी संभव नहीं है। और वैसे हमारे राज्य में राक्षस ने प्रवेश कैसे किया? आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। उन हड्डियों के ढेर से अंदाजा लग रहा है कि उसने लगभग 10 घोड़ों को खा लिया होगा। तो हमें जल्द ही कड़ी पहरेदारी करनी होगी। तो कल से ही पूरे राजमहल में कड़ी सुरक्षा लगवाने का आदेश जारी करता हूँ। अब सच जानने के बाद मुझे यहाँ पहरा देने में डर लग रहा है मंत्री जी। ना जाने कहाँ से आकर वो मुझे मार खाए, सोच कर ही जान जा रही है मंत्री जी। देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद मंत्री ने घोड़े के तबेले के चारों तरफ कड़ी पहरेदारी रखवा दी। जब राक्षसी को ये बात पता चली तो रात सैनिकों को पहरे के लिए रखा गया है। कुछ दिन वहाँ पर ना जाना ही बेहतर होगा मेरे लिए। लेकिन तब तक मेरे आहार का क्या होगा? हाँ, एक उपाय है। महाराज के साथ मैं वन की सैर करने बाहर चली जाऊंगी। क्या हुआ उर्वशी? क्या सोच रही हो तुम? अब क्या बताऊं महाराज, मैं तो वन में पली बड़ी हूँ ना। यहाँ राजमहल के 4 दीवारी में मेरा दम घुट रहा है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिन वन में रहने चलते हैं। इतने सारे राज कार्य को छोड़कर तुम्हारे साथ जा पाना नहीं हो पाएगा उर्वशी। अच्छा, तो क्या आपके पास मेरे लिए 1 हफ्ते तक का भी समय नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। शेष कार्यों का दायित्व मंत्री जी को सौंपकर हम कल ही वन के लिए रवाना हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद महाराज को राजी करके उर्वशी अगले ही दिन उनके साथ वन के लिए चली जाती है। एक निवास का निर्माण करके वो वहीं रहने लगते हैं। आहा, ये जगह कितनी मनोहर है ना? ये झरना, ये हरियाली मुझे बहुत भा रही है। इसी वजह से तो महाराज मैं चाहती थी कि हम यहाँ आकर रहें। कब महाराज गहरी नींद में जाएंगे और मैं कब जाकर अपना भोजन करूंगी। ठीक है, अब चलना होगा हमें। देखो, बहुत रात हो रही है, अब तो चलकर विश्राम कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रही थी महाराज। इस तरह हर रोज वो महाराज के सो जाने के बाद वहाँ से निकल जाती और जंगल में जाकर शिकार करती। वहाँ जानवरों का भोजन करके वो वापस आ जाती। इस तरह 2 दिन बीत गए। महारानी, आपसे मिलने चंद्रशेखर महर्षि जी आए हैं। ओह अच्छा, हमारे गुरुजी पधारे हैं। उन्हें पूरे आदर सत्कार से अंदर ले आओ। प्रणाम गुरुदेव, आप कुशल तो है ना? अचानक से यहाँ पर आने की कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तुम नई संतान होने पर बहुत दुखी हो, इसलिए मैं अपनी तप शक्ति से ये फल लाया हूँ। अगर तुम इसका सेवन करोगी तो तुम्हें अत्यंत शक्तिवान तेजस्वी पुत्र प्राप्ति होगी। मैं धन्य हो गई गुरुदेव। इतने सालों बाद मुझे संतान होने वाला है। इसका मतलब है इस राज्य का अगला वारिस जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। सुखी भवे, तुम्हारा मंगल हो। अब मैं चलता हूँ। मेरी व्यथा को जानकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। आपके लिए मैं जो भी करूँ वो कम होगा। अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ तो बताइए, आपको उपहार स्वरूप क्या दूं? मैंने किसी उपहार की आस में ये फल नहीं दिया पुत्री। तुम्हें एक अच्छा सा योग्य पुत्र प्राप्त हो। अब आज्ञा दो। इसके बाद महारानी को वो फल देकर ऋषि वहाँ से चले गए। महारानी ने उस फल का सेवन किया और वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है उर्वशी। अब हमारा वापस प्रस्थान करने का समय आ गया है। मंत्रीवर जल्दी हमें लेने आते ही होंगे राजकुमारी। हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है। उधर घोड़े के तबेले में पहरेदारी भी कम हो गई होगी। मैं वहाँ जाकर अपना प्रिय भोजन आराम से करूँगी। सही कहा महाराज। अब हमें यहाँ से राजमहल चलना चाहिए। आप मेरे लिए 1 हफ्ते का समय निकाल कर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों राजमहल पहुँच गए। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई भी शिकार न होने से पहरेदारी ढीली पड़ गई और उसके बाद वो राक्षसी फिर से तबेले में जाकर अपना भोजन करने लगी। ऐसा करते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया। आहा, तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है महारानी। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा वारिस जल्द ही जन्म लेने वाला है ना? सही कहा महाराज। अगले 9 महीने में हमारा वारिस इस दुनिया में आने वाला है।
और ये सब गुरुजी के दिए फल की महिमा है। मैं अभी पूरे राज्य में अन्नदान और वस्त्र दान करवाने का ढिंढोरा पिटवाता हूँ। आपके चेहरे पर इस तरह की खुशी देखे बहुत समय हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद महाराज ने जैसा कहा था वैसा किया। अपने वारिस के आने की खुशी में उन्होंने राज में अन्न दान करवाए और साथ में वस्त्र दान भी करवाए। ये क्या, महाराज का वारिस आने वाला है? इसका मतलब उनका ध्यान अब मुझसे बटने लगेगा और मुझे इसका कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। छोटी रानी, आपने सुना हमारे राज्य में कोई राक्षसी सारे घोड़े को मारकर खा रही है। इस वजह से राज्य में कड़ी सुरक्षा करवा दी गई है। अब वो राक्षसी बचकर नहीं जा सकती। हाँ, सुना मैंने ये। ऐसे मूक जानवरों को मारकर खाने वाली तो उसे मार ही देना चाहिए। उसे तो किसी हाल में जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पहरेदारी बढ़ जाएगी तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? मुझे कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। हाँ, एक बढ़िया उपाय है। एक तीर से दो निशान। क्या हुआ छोटी रानी जी, आप क्या सोच रही हैं? वो कुछ नहीं, मैं तो बस उन सभी मूक जानवरों की वेदना के बारे में सोच रही थी। आपको जानवरों से कितना प्रेम है छोटी रानी। अगर मेरा असली रूप देखोगी तो ये कभी नहीं कहोगी। ठीक है, अब तुम जाओ। उस रात उर्वशी रात में पहरेदारी के बाद भी एक घोड़े को वहाँ से गायब कर देती है और खा लेती है। तो अब मैं इस चाल को कैसे अंजाम देती हूँ, बस देखते जाओ तुम। अब मैं इन हड्डियों को महारानी के कक्ष में रखाती हूँ। जैसा सोचा था, उर्वशी ने धीरे धीरे सो रही महारानी के कक्ष में जाकर उन हड्डियों को रख दिया और रानी के मुंह में थोड़ा सा रक्त भी लगा दिया और चली गई। उसने ऐसा किया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नहीं, आज फिर से घोड़ों के तबेले में से एक घोड़ा गायब हो गया है। उस राक्षस ने फिर से एक घोड़ा मार कर खा लिया है। उसे कुछ भी करके हमें बंदी बनाना होगा। क्या बात है महाराज, आज आपको आने में विलंब हो गया? क्या आज राजकार्य कुछ ज्यादा ही था? हाँ महारानी, आज वो राक्षस फिर से घोड़े के तबेले में आई थी। ये क्या महारानी, आपके मुंह पर रक्त के निशान कैसे? क्या हुआ है? और भला क्या हो सकता है महाराज? आप जिस राक्षसी को ढूंढ रहे थे वो महारानी है। ये देखिए, उनके कक्ष में क्या है? ये देखिए, यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ रखी है। हाँ, यहाँ तो सच में घोड़े की हड्डियां ही हैं। मतलब तुम मनुष्य के रूप में एक राक्षस हो। तुमने कितने निष्पाप घोड़ों को खा लिया है। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम मनुष्य को भी नहीं छोड़ोगी। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया महाराज। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जरूर कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है इन सब में। मैं तो कभी अपने कक्ष से बाहर भी नहीं जाती हूँ महाराज। मुंह बंद करो अपना। मुझे तो पहले ही तुम पर संदेह हो रहा था और अभी तुम्हारा चेहरा देखकर और इन हड्डियों को देखकर विश्वास हो गया। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, कुछ नहीं किया। कि अवश्य किसी की चाल है। सारे सबूत मेरे सामने ही हैं। तुम मेरा विश्वास खो चुकी हो। सैनिकों, इसी क्षण इस राक्षस को बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ाओ। अरे महाराज, पर ये अकेली थोड़ी है। इसकी कोख में आपका वारिस पल रहा है महाराज। वो मेरा वारिस नहीं हो सकता। वैसे भी राक्षस योनि का मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? हाँ, पर महाराज, किसी गर्भवती की हत्या का पाप हम लोग अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। उर्वशी, तुम्हारा हृदय कितना उदार है। देखो, जो दया गुण तुम्हारे अंदर है उसमें से आधा भी इसके पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास एक उपाय है। हम इसे फांसी की सजा ना देकर इसकी आंखों को नोचकर इसे जंगल में छोड़ देते हैं। इससे ये अंधे होकर इधर उधर भटकती रहेगी और किसी जंगली जानवर का आहार बन जाएगी। ऐसा करने से आपका दंड भी पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। उर्वशी, तुम्हारा सुझाव भी सही है। सैनिकों, इस राक्षस की आंखें नोचकर इसे जंगल में छोड़ाओ। जाओ। महाराज, एक बार अच्छे से सोच लीजिए आप। मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। विश्वास कीजिए मेरा। मैंने पहले ही विश्वास करके देख लिया है। इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाओ सैनिकों। इसकी आंखें नोचकर मुझे साक्ष्य के रूप में बता देना। इसी क्षण इस दंड को अमल करो सैनिकों। सही हुआ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान करना।
अब मुझे वारिस आने का डर भी नहीं है और शिकार का कोई शक भी नहीं होगा। इस तरह राज्य आज्ञा के अनुसार महारानी की आंखें नोचकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। उनकी आंखें लाई गई। हाँ, यही रानी की आंखें ही हैं। अब जल्दी से जल्दी इसे भी जलाकर राख कर दो। ऐसे किसी का पाप हमें नहीं ढोना महाराज। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छे से संभाल के रख दूंगी। इस तरह अंधी हुई महारानी जंगल में भटक रही थी। तभी उनके सामने बाघ आता है। ये क्या? बाघ की दहाड़? कहीं हम में से किसी पर हमला तो नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। देखो वहाँ पे कोई औरत है, जल्दी चलो वरना वो औरत बाघ का शिकार बन जाएगी। इस तरह वो आदिवासी बाघ को डराकर जंगल से भगा देता है और महारानी की जान बचा लेता है। आदिवासी के सरदार के पास वो उसे ले जाता है। क्या आदिवासियों के बीच रहकर महारानी ने अपने पुत्र को जन्म दिया? क्या उनके कोख से निकलकर वो साहसी पुत्र अपनी माँ की नेत्रों को वापस दिला पाएगा? सरदार के पास बाकी विद्याओं के साथ साथ युद्ध विद्या भी सीखने लगा। मेरा ये तीर तो सही निशाने पर लग ही नहीं रहा है बिल्कुल। मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन हर बार निशाना चूक जाता है। अब मैं क्या करूं सरदार? विजय बेटा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अभ्यास करते रहोगे तो जल्द ही लक्ष्य को भेद पाओगे तुम, ठीक है? आज मैं जब तक इस लक्ष्य को नहीं भेद लेता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आज मैं किसी हाल में निशाने को साध लूंगा। अरे देखो बेटा, जिद करना अच्छी बात नहीं है। वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। आदिवासी के उस सरदार की मदद से विजय हर विद्या में निपुण होता गया। उसने कई कलाएं साध ली। समय का चक्र घूमा और विजय बड़ा हुआ और वो एक कुशल योद्धा बन गया। देखो, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। अब तुम दोनों ने हर विद्या में पारंगत हासिल की है। तुम दोनों को आज यहाँ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरे बाद अपने समाज का सरदार कौन बनेगा ये निर्णय लेने का समय अब बेटा आ चुका है। तो मेरा यही मानना है कि तुम दोनों में से जो भी सबसे निपुण होगा, कौशल होगा, समाज का सरदार तो वही बनेगा। बस यही समझना बाकी है कि तुम दोनों में से कौन निपुण है। इसके बाद राजन और विजय के बीच युद्ध कला की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विजय ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया। जीत तुम्हारी हुई है। आज से मैं तुम्हें अपना वारिस चुनता हूँ। लेकिन पिताजी, आपका वारिस तो मैं हूँ। वैसे विजय तो हमारे संघ का सदस्य भी नहीं है। जिसके पिता का कोई पता भी ना हो, आप उसे अपना वारिस कैसे चुन सकते हो? मुझे स्वीकार नहीं है। जबान पर लगाम दो राजन। तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कह रहे हो? विजय का जन्म यहीं हुआ है और वह यहीं पला बड़ा है। उसे पूरा है कि इस संघ का सरदार बनने का, समझे क्या तुम? इस श्रेणी में उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन भी किया। मेरे इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं होगा। विजय ही संघ का असली सरदार होगा। मात्र उसके यहाँ जन्म लेने से वो हम में से कैसे कहलाएगा? राजन, तुमने अगर एक और बात की तो इसका अंजाम बुरा होगा। इससे पहले तुम चुप हो जाओ। उन दोनों को यूं बातें करते देखकर विजय को बुरा लगा और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। देखा, तुम्हारे इन कटु बातों की वजह से विजय को कितना आहत हुआ है। कल तक तो तुम दोनों इतने अच्छे मित्र थे, है कि नहीं? और आज तुमने विजय के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया। अपनी इस गलती के लिए उससे जाकर माफी मांगो तुम। हाँ, मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया है। विजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया है। वो तो हर विद्या में अच्छा और निपुण है। मुझसे गलती हो गई है। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगता हूँ। इसके बाद राजन तुरंत विजय के घर चला गया। उस समय विजय अपनी माँ से कुछ सवाल कर रहा था। माँ, बताओ कि आखिर में मेरे पिता कौन हैं? मुझे हर दिन ताने सुनने पड़ते हैं। मैं बच्चा नहीं रहा माँ। मुझे सब सच बता दो, जो भी बात है। बेटा विजय, तुम एक राजकुमार हो। तेरे पिताजी वंगा राज्य के महाराज श्री वर्मा हैं। तुम मनुष्य के रूप में एक राक्षस हो। जंगल में छोड़ा जाओ। मेरे कक्ष में उन हड्डियों को देखकर तेरे पिता को लगा कि मैं राक्षसी हूँ और मैंने उनके सारे घोड़ों को खा लिया है और उनके हिसाब से मैंने जो अपराध किया उन्होंने मुझे उसका दंड दिया है। माँ, तुमने महारानी होते हुए भी इतने कष्टों को सहा है माँ। इतने वर्षों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? महाराज ने मुझे जंगल में छोड़ा ताकि
मैं किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊं। अगर उन्हें पता चला कि मैं अभी जीवित हूँ तो कहीं से तुम्हारे प्राण को कोई खतरा ना हो जाए बेटे। इसी वजह से मैंने ये बात तुमसे छिपाई थी। माई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसके बारे में, विजय के बारे में मैंने हमेशा गलत कहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन विजय मुझे इसके लिए माफ कर दो। नहीं राजन, मैं अपनी माँ को इस पीड़ा से बाहर निकालना चाहता हूँ। इस संघ के सरदार तुम ही बनोगे। मैं कल ही राजधानी के लिए रवाना होता हूँ। आवेश में फैसला मत लो बेटा, इन सब से तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, समझो तुम। माँ, मैं सीधे जाकर महाराज को सच्चाई नहीं बताऊंगा। होशियारी से योजना बनाकर सब ठीक कर ही लौटूंगा मैं। माई, आप मना मत कीजिए। मुझे विजय की प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। विजय, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम विजय होकर ही यहाँ लौटोगे। माँ का ध्यान रखने के लिए हम हैं यहाँ सब। तुम निश्चिंत होकर जाओ यहाँ से। इसके बाद विजय राजधानी के लिए निकल पड़ता है। ऐसे ही चलता रहा तो अपने राज्य में एक भी घोड़ा या हाथी नहीं बचेंगे। बिना सत्यजा ने महारानी पर आरोप लगाकर बड़ी निर्ममता से उनकी आंखें नोचकर गर्भावस्था में जंगली जानवरों का आहार बनने के लिए छोड़ दिया। मेरा ये पाप मुझे माफ नहीं करेगा। ये सब जरूर उसी रानी का करा धरा होगा जी। उसे जीवित छोड़कर ही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या पता, हो सकता है वही आधी रात को यहाँ आकर जानवरों को खा रही हो। उसे भला स्वाद जो लग गया है। तो क्या तुम्हें अब भी लगता कि ये सब रानी ने ही किया है? लेकिन तबेले में जाकर वो खुद घोड़ों को खा रही है, तो जिस घोड़े को हमने मंत्री तलवार लगाकर छोड़ा है उसे किसी तरह का नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही है? वो तो महिमा से भरा दैविक घोड़ा है, उस तक पहुंचना आसान नहीं। वो किसी भी राक्षस की बस की बात नहीं महाराज, तभी उस घोड़े को हमने छोड़ दिया है। नहीं तो ऐसे ही घूमते घोड़े को वो खा जाती, ऐसे छोड़ती नहीं वो। सही कहा, उसको काबू करना मेरे बस में है ही नहीं, किसी के बस पे नहीं है वो। निसंदेह वो कोई महान घोड़ा ही होगा। तो अब मैं ऐसे वीर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो जाकर उस पर काबू पा सके। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम कभी ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो राक्षस मैं हूँ। अब जाकर सो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आज एक हाथी खाऊंगी। इसके अगले दिन सवेरे ही विजय राजधानी पहुँच जाता है। मैं बचपन से इस घोड़े को देख रहा हूँ। इसे काबू में लाना किसी के बस की बात नहीं है, समझा क्या तू है? हाँ सही कहा, इस घोड़े की सवारी करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। इस घोड़े में ऐसा क्या विशेष है? देखने में तो ये एकदम साधारण सा घोड़ा लगता है, इसे काबू में करना इतना आसान क्यों नहीं है? ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है भाई। इस पर आज तक जिसने भी चढ़ने का प्रयास किया उसने अपनी जान गंवा दी है। किसी भी घोड़े को स्नेह से अपना बना लो, फिर उस पर चढ़ने में वो कुछ भी नहीं कहता है। आपको जैसा लगता है इतना भी आसान नहीं है। वो वहाँ चमत्कारी तलवार दिखाई दे रही है ना, बहुत भारी है वो। उसे उठा पाना किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। जो भी उस तलवार को उठा पाएगा वो ही उस घोड़े पर चढ़ सकता है, समझे? वरना ये घोड़ा ऐसी लात मारेगा कि आदमी को सीधे अपने प्राण ही गंवाने पड़ेंगे। अब तो क्या तलवार को कोई भी उठा सकता है? क्या मैं भी एक प्रयास कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ऐसे किसी महान वीर की ही तो हमारे महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कोई भी इस घोड़े पर काबू पा लेगा, महाराज उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ पदवी देने के लिए सिद्ध हैं। मुझे महाराज तक पहुंचने के लिए उनके दरबार में नौकरी प्राप्त करनी होगी। अब मुझे घोड़े को काबू में करना होगा, जिससे ये मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं उस तलवार को उठाने का प्रयास करता हूँ। अब अद्भुत, चमत्कार! तुमने तो इस तलवार को उठा लिया है। तुम कोई साधारण नहीं हो। अब विलम्ब ना करो, तुम उस घोड़े पर सवार होकर महाराज के पास जाओ। हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। महाराज के दरबार चला गया। शाबाश युवक शाबाश। आज तक कई बलशालियों ने हर तरह से प्रयास किया, पर तुमने ये काम एक ही बार में करके दिखा दिया। वाह, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। हमारा राज्य तुम जैसे प्रतिभाशाली की ही राह देख रहा था। तुम्हें मैं आज से ही अपनी सेना में सम्मिलित करता हूँ। आपका धन्यवाद महाराज। आपकी सेना में स्थान पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं तुम्हें अत्यंत जटिल और खतरे से भरा एक दायित्व देने जा रहा हूँ। तुम तैयार हो? महाराज, आप जितना भी कठिन कार्य सौंपना चाहें, मैं उसको निर्वाह करने के लिए सिद्ध हूँ। हमारे राज्य के हित के लिए मैं प्राणों की भी परवाह नहीं करूँगा, वचन देता हूँ महाराज। तो सुनो फिर, हमारे राज्य पर पिछले कई वर्षों से एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है वीर। राज तबेले में मौजूद हाथी और घोड़ों को भी मार के खा रहा है। हमने लाख प्रयास किए,
लेकिन हम उस राक्षस को अभी तक बंदी नहीं बना पाए हैं, और आज से तुम उस तबेले की रखवाली करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? उस राक्षस को मारने की जिम्मेदारी मैं आज से तुम्हें सौंप रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही इस समस्या को सुलझा दोगे। अवश्य महाराज, आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इसी क्षण तुम इस कार्य का निर्वाह करो। इस तरह उस दिन से विजय घोड़े के तबेले की रखवाली करना शुरू कर देता है। एक हफ्ता इसी तरह बीत जाता है। सुना है कोई विजय है जिसके पास वो अत्यंत शक्तिशाली तलवार है। अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर मैं जीवित नहीं बचूंगी। पूरा एक हफ्ता बीत चुका है इसी तरह। मैंने किसी भी घोड़े का आहार नहीं किया अभी तक। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी बहुत जल्दी। देखा उर्वशी, आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। जब से विजय घोड़ों के तबेले की रखवाली कर रहा है, एक भी घोड़ा मारा नहीं गया। उस राक्षस ने आंख उठाकर तक नहीं देखा है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। हाँ सही कहा महाराज। अब वो राक्षसी हमारे राज्य की ओर देख भी नहीं पाएगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है महाराज। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहती हूँ। अरे छोटी रानी, मैं अभी दरबार के विद्या को बुलवाता हूँ आपके लिए। ये पीड़ा इतनी आसानी से नहीं जाएगी महाराज। इससे पहले भी मुझे ऐसा दर्द बहुत बार हुआ है। इसकी औषधि यहाँ से 3 सागरों को पार करने के बाद मेरी दीदी के पास ही मिलेगी, लेकिन उसे लेकर आना किसी के लिए संभव नहीं। क्या कहा? 3 सागर के पार? इतना साहस काज कौन करेगा? अगर आप चाहें तो उस औषधि को यहाँ पर आप मंगवा सकते हैं महाराज। बताओ उर्वशी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अवश्य करूँगा तुम्हारे लिए। महाराज, वो विजय है ना, वो कोई सामान्य युवक नहीं है, और उसके पास जो तलवार है ना वो भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उससे वो आकाश में उड़ भी सकता है। अगर आप उसे कहेंगे तो वो उड़कर चला जाएगा और औषधि ले आएगा। वैसे है तो वो छोटा, लेकिन वो क्या कर पाएगा? फिर भी तुम कहती हो तो मैं उसे अभी बुला भेजता हूँ, ठीक है? महाराज के आने से पहले मुझे एक पत्र लिखना होगा। इसके बाद उर्वशी एक पत्र लिखकर रख लेती है। महाराज कुछ समय बाद विजय के साथ वहाँ पर आते हैं। महाराज, मैंने इस पत्र में विस्तार से लिखा है कि मुझे कैसी पीड़ा हो रही है। ये आप विजय को दे दीजिए। ये लो विजय, और उर्वशी की दीदी जो वहाँ होगी उन्हें ये तुम दे देना, ठीक है? वो जो औषधि देगी उसे लेकर वापस राज्य लौट आना। तुम्हारे काम के शुरू किए हुए पहले हफ्ते में ही मैं तुम्हें एक अत्यंत कठिन कार्य दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ पूरे 3 सागर को पार कर जाना आसान काम नहीं है। पहले दिन जब काम आरंभ किया था तो मैंने कहा था महाराज कि राज्य के हित के लिए प्राणों की परवाह नहीं करूँगा। अब मुझे जानने की आज्ञा दे महाराज। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुशलता पूर्वक वापस लौट आओ। इसके बाद वो पत्र लेकर विजय वहाँ से निकल जाता है। इतनी दूर जाकर पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं। जाने से पहले एक बार माँ से मिल लेता हूँ। दरबार में काम मिलने की बात बताऊंगा तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। इसके बाद विजय अपनी माँ के पास गया और उनसे मिलकर सारी बात बता दी। ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम राजकार्य के लिए इतनी दूर जा रहे हो। अपना ध्यान रखना जरा। मेरी चिंता मत करो माँ, मेरे पास जो चमत्कारी अश्व है उसमें सागर या नदी के आने पर आकाश में उड़ने की अद्भुत शक्ति आ जाती है। माँ विजय, तुम्हारे आने की खबर मिलते ही मैं आ गया। मैंने माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखा था, तुम उनकी चिंता मत करो। इस संघ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने जो सेवा किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मैं ये औषधि लेने के लिए अब जा रहा हूँ। विजय, एक बार बाहर तो आना। ये राक्षस की भाषा में लिखा है। पता है इसमें क्या लिखा है? जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ एक राक्षस रहती है। तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही तुम्हें विषारी आहार पिलाकर तुम्हें मार डालेगी। ये आखिर तुम्हें किसने दिया? वही तो मैं सोच रहा था कि ये अपनी भाषा में ना होकर किसी और भाषा में क्यों है। इतनी बड़ी साजिश है ये। इसके पीछे तो असल में राक्षस और कोई नहीं बल्कि महाराज की दूसरी पत्नी उर्वशी है, जिसने मेरी माँ की ये दुर्दशा कर दी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं राक्षस की भाषा को जानता हूँ। और हाँ, एक और बात, इसमें लिखा है हमारे प्राण एकदम सुरक्षित तो है ना। इसका अर्थ तुम जिस जगह जा रहे हो वहीं उन दोनों राक्षसों के प्राण छुपे हैं। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी ही रवाना होता हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ। वो पत्र पढ़कर राक्षस तुम्हारा एकदम अच्छे से स्वागत करेंगे।
राजन, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ना सत्य जान पाता और ना अपने प्राण बचा पाता। सत्य, अब ये पत्थर लेकर जाओ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो पत्थर लेकर विजय घोड़े पर सवार होकर 3 सागर पार करके उस जगह पर पहुंचा जिसके बारे में उर्वशी ने उसे बताया था। राजन उस पत्र को उर्वशी की दीदी को दे देता है। ओ अच्छा, तो तुम मेरी बहन के बहुत खास हो, इसलिए तुम मेरे भी आज से खास हो गए हो। सुनो चित्रलेखा, चित्रा कहाँ हो? हाँ, आ गई माँ। बोलिए, क्या बात है? हमारे यहाँ आज अतिथि पधारे हैं, उनके लिए 56 भोग का इंतजाम करो। सारे आहार मनुष्यों वाले होने चाहिए। ये हमारे साथ यहाँ पर पूरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं। इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं जंगल से कुछ खा कर आती हूँ। इसके बाद राक्षसी के वहाँ से जाते ही विजय चित्रा से पूछता है, कौन हो तुम? तुम कोई राक्षस तो नहीं लगती। मैं तो चित्रपुर राज्य की राजकुमारी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इस राक्षसी ने बंदी बनाकर रखा हुआ है और मुझसे अपने सारे काम करवाती है और खुद बहुत ही आराम से रह रही है। लेकिन मैंने ये सब आपको बता दिया। आप उस राक्षसी से मत कहना, आप उसके खास हो। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगी। ऐसा नहीं है, मैं इनका कोई अपना नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। इस तरह मैं यहाँ आ पहुँचा। ओह अच्छा, तो फिर आप इस राक्षसी के चंगुल में फंसने यहाँ क्यों चले आए? सच का पता चलने के बाद भी अपने राज्य में ही क्यों नहीं रुक गए? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि इस राक्षस के साथ जो रानी बनकर मेरे पिता के साथ में जो रह रही है, इन दोनों के प्राण यहीं कहीं पर ही है। उस राक्षसी का प्राण कहाँ है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सुनिए, वो जो वहाँ पर सामने गुफा है ना, उसके भीतर एक पिंजरा है जिसके अंदर 2 चूहे रखे हैं, एक काला और एक सफेद। दोनों के प्राण उसी में है। काले वाले चूहे में बड़ी राक्षसी के प्राण है और सफेद वाले में छोटी राक्षसी के प्राण है। जब तुम ये जानती थी तो तुमने उन्हें मार क्यों नहीं डाला? मैं वहाँ तक पहुँच ना पाऊँ इसलिए उन्होंने एक मंत्रित तार बांध रखा है। उसको पार करके जाना मेरे बस का नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि वो मंत्रित तार आखिर कहाँ पर है? ये देखो, गुफा के दरवाजे पर जो तार दिख रहा है, ये वही मंत्रित तार है। मेरे पास अत्यंत शक्तिशाली तलवार है, इससे प्रयास करके देख लेते हैं। हाँ चलो, अब हमें किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। पहले चलकर हम काले चूहे को मारेंगे, फिर सफेद चूहे को। इसके बाद विजय जैसे ही उन दोनों चूहों को मारता है, जंगल में बड़ी राक्षसी और राज्य में रानी के रूप में राक्षसी अपने असली रूप में प्राण त्याग देती है। और उसके बाद अच्छा है, अंत में इस राक्षसी से हमें छुटकारा मिल ही गया। वो देखो, वहाँ पर कोई संदूक रखा हुआ है। हाँ, इस संदूक में तो 2 आंखें हैं। ये अवश्य मेरी माँ की ही आंखें होंगी। इन्हें भी हम साथ में लेकर चलते हैं। इसके बाद विजय उस संदूक को लेकर चित्रलेखा के साथ अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उसके बाद वो राजधानी पहुँचता है और महाराज को सब बताता है। शाबाश बेटा शाबाश, मैंने उस राक्षसी के जाल में फंसकर अपनी ही रानी का अपमान किया। गर्भावस्था में भी निर्दयता से तुम्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया। क्षमा कर दो मुझे महारानी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे वारिस विजय को मैं आज ही इस राज्य का राजकुमार घोषित करता हूँ। आज से इस राज्य को उस राक्षस से सदा के लिए छुटकारा दिलवाने वाले युवराज ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। इस तरह विजय उस राज्य का राजा बन गया। बचपन से उसे पालने पोसने वाले आदिवासी संघ के वो सरदार और उसका प्रिय मित्र राजन को उत्कृष्ट पद से सम्मानित किया गया और वो चित्रलेखा से विवाह करके अपने माता पिता के साथ राज्य यापन करते हुए